यानी हेलो 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 अली महबूब हेलो 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 जी सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये अली महबूब का किधर गया? ये अली महबूब आया हुआ है लेकिन ये पता नहीं किधर है। यस सर। इधर ये काफी देर से मैं तो आपको सर बुला जी रहा हूँ। सर। सर वो मैं गेम खेल रहा था, मैंने देखा ही नहीं कि आपने कनेक्ट कर लिया है, तो इस वजह से मैंने। वो किधर है? सुभान किधर है? वो सिर्फ दो बच्चे हैं, किधर है सारी क्लास यार? पता नहीं सर। सर चलो मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ। जरा करो आ ग्रुप जाएंगे। में, ग्रुप में मैसेज करो। ओके।
माशा ना सीआर आया अभी तक ना। जीआर तो मेरे ख्याल में मैंने एक दफ़ा भी नहीं देखी। रमीज़ा जो है वो आप लड़कियों की, वो किसी एक लेक्चर में भी नहीं मुझे लगता वो कभी आई। कर दें फिर क्लास शुरू। मुझे नहीं लगता बाकी बच्चे आएंगे। देख ले सर, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं अगर आ गए तो। यार 11 बजे तो क्लास खत्म हो जानी है और वेट करें। मैं एक दफ़ा लास्ट दफ़ा कहता हूँ ग्रुप में। हाँ ना, आप भी अपना जो लड़कियों का ग्रुप है आप उसमें कन्वे करो लड़कियों को सबको। जी सर, मैंने उन्हें मैसेज किया है कि क्लास शुरू हो गई है। तो ये जो आपकी जीआर है ये फैसलाबाद से ही है, आउट ऑफ सिटी से बिलोंग करती हैं? सर फैसलाबाद से ही है। मुझे वैसे जहाँ तक मेरा भी है ना, मुझे नहीं लगता कि उसने रमीज़ा ने एक भी लेक्चर दिया है, एक भी। सर मैं आपसे आज पूछ लूँगी, शायद उसको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो। मतलब नेट का इशू था, उसने मुझे एक दफ़ा बताया था सर मेरा नेट का इशू है। अब नेट का इशू है, मुझे लगा कि किसी आउट स्टेशन है जहाँ पे नेट का इशू हो। मतलब विद इन सिटी इतना नेट का इशू कि आप एक क्लास भी ना लो। सर मैं उससे पूछ लूँगी फिर आज। वैसे अब मुझे लगता है क्लासेस आप लोगों की कंक्लूड होने वाली हैं, तो अटेंडेंस तकरीबन पूरी ही है सबकी। तो मुझे नहीं लगता कि अब इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा है, हम अपना लेक्चर आगे करते हैं। अब ये पेंडेमिक का करके मैंने थोड़ा सा ख्याल किया बच्चों का कि ये मतलब फिर आपने अगर फेवर देनी हो तो फिर आप सबको दो, फिर किसी एक आधे को क्या। अब मतलब कितने ऐसे बच्चे थे जो कहते थे कि हमारे नेट की सहूलत नहीं है सर। तो मतलब आप कुछ को आप देख लो जो आप तक पहुंच जाए, जो ना पहुंच सके आप उनको ना सही तरीके से करो। तो ये मुझे लगता है कि अच्छा बच्चों, आज ना हम 200 केस को सवाल करने थे आप लोगों ने मेरे से। 200 केस को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि 200 केस हो गया था। सॉरी, आज हमारा कौन सा केस था? एक मिनट में नहीं सर, 200 केस रहता था, वो मौलवी तमीजुद्दीन केस हो गया था। तमीजुद्दीन हो गया था केस। अच्छा एक मिनट। जी वो वाला हो गया था, 200 वाला रहता था। तो जी 200 का ये था बच्चों किस्सा कि सर आप 3 मिनट के लिए थोड़ी ब्रेक देंगे? 3 मिनट के लिए? जी सर, 3 मिनट चाहिए मुझे, मैं बुक लेकर आती हूँ। ओके ओके। हम अगर ऑनलाइन देना चाहें तो ऑनलाइन दे दें, या फिर अगर फिजिकली आके देना चाहें तो। यार ये तो पता नहीं है यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए क्या सोचा भाई, ये तो मुझे भी नहीं अभी तक पता। जो फाइनल सेमेस्टर वाले हैं उनके तो हो रहे हैं ना, ठीक है। आप लोगों के साथ देखो भी इन्होंने क्या करना है। इतनी अनसर्टनिटी है, समझ ही कुछ नहीं आ रहा क्या बनेगा। मतलब बच्चों की सीरियसनेस जो है, हम तो मतलब कोशिश करते रहे कि ऑनलाइन बच्चों को लेके रखें, लेकिन मुझे आता है कि आपके सामने ही है कि माशाल्लाह हमारी 60 बच्चों की 50 बच्चों की क्लास रही है। तो मेरे ख्याल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों के 20 से ऊपर भी बच्चे आए हों।
पर आवाज नहीं आ रही। भाई जब मैं बोलूंगा तब जरूर आएगी। ओके सर। इसे बंद करो, बंद करो। थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी सर। आप क्लास शुरू कर लें। अच्छा जी, हम बच्चों आज करेंगे थोड़ा सा, जिन बच्चों को थोड़ा सा समरी नहीं पता, थोड़ा सा उनको मैं समरी बता दूँ इसकी 200 केस की। मतलब ये लैंडमार्क डिसीजंस जो हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। एक तो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, अगर आप लोग कहोगे तो वो भी हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने पढ़ लिया हो तो वो मुझे बताना। अच्छा जी, 200 केस में कुछ ऐसे होता है, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, कि एक बंदा होता है, उससे हो जाता है बंदा कत्ल, उसका नाम होता है 200। अब जब उससे बंदा कत्ल हो जाता है तो उसको लोरा लाई के इलाके का वो होता है बलोचिस्तान के, ठीक है। वहाँ पर ये होता है कि उसको लेवीज वाले जो है ना, क्योंकि वहाँ पर कुछ जगहों पे ट्राइबल एरियाज में जो है ना वो लेवीज काम करती है, उसको लेवी वाले जो है ना, वहाँ की जो पुलिस फोर्स है वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं और उसको पेश कर देते हैं वहाँ पे जिरगे के आगे, जिनका सिस्टम वहाँ पे चल रहा होता है। और जिरगा ही आप लोगों को पता है कि जो हम लोगों के कुछ ट्राइबल एरिया से लोग थोड़ा बहुत बिलोंग करते होंगे, या जिनका थोड़ा उनको पता होगा कि जिरगा किसी भी इलाके में जो है वो उसकी हैसियत रखता है, अदालत की कोर्ट की हैसियत रखता है, और बाद जगह पे तो उससे भी ज़्यादा उसको मौजूद समझा जाता है। जिरगे ने भाई उसको कन्विक्ट कर दिया, जिरगे ने उसको सजा सुना दी कत्ल की जो सजा होती है उसको उसके मुताबिक कन्विक्ट कर दिया, ठीक है जी। अब उसके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने क्या किया जी, 200 साहब के, उन्होंने किया जी ऐसा कि उन्होंने ना लाहौर हाई कोर्ट में जो है ना वो चैलेंज कर दिया इस फैसले को। अब लाहौर हाई कोर्ट में क्यों चैलेंज किया, क्योंकि उस वक्त जो है ये जो इलाका था ये अलहदा से तब तक इसको प्रोविंस नहीं डिक्लेयर किया गया था बलूचिस्तान को, ये 1970 के बाद डिक्लेयर हुआ था। तो इसको लाहौर हाई कोर्ट इसके केसेस को डील करता था कुछ। तो लाहौर हाई कोर्ट में जब इन्होंने रिट की, इन्होंने कहा कि जी ये जो जिरगे ने फैसला दिया है इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा पाकिस्तान का 1956, इसके खिलाफ उन्होंने फैसला दिया है। इसके 3 प्रिंसिपल जो है ना वो उन्होंने हर्ट किए हैं, ठीक है। आर्टिकल 5 और 7 के मुताबिक इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, राइट टू हैव काउंसिल और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये 3 इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन बुरुज है ना वो हिला दिए हैं। इन्होंने फैसला देते वक्त जो है वो इन 3 चीज़ों का ख्याल नहीं किया। पहले नंबर पे जो FCR के तहत, फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन जिसको कहते हैं, 1901 के तहत जिरगा सिस्टम जो फैसला करता है ये वैसे कालदम है, क्योंकि FCR जो है ना ये फैसला, अल्लाह आप लोगों का भला करे, 1901 का पाकिस्तान बनने से पहले का, पाकिस्तान का आइन आने से पहले का ये रूल्स है, ठीक है। इसके मुताबिक एक आज़ाद मुल्क के बशिंदे का, ठीक है, उस मुल्क के पाकिस्तानी का कैसे एक क्राइम रेगुलेशन जो है वो फैसला कर सकती है, वो भी 1901 के लॉ के मुताबिक, जो कि नहायत मतलूब है, जो तकरीबन 50-60 साल पुराना है। और अगर फैसला कर भी दिया है तो फैसला करने में इसने कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले नंबर पर तो इन्फ्रिजमेंट हुई है, और 5 और 7 जो है ना वो आर्टिकल अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा जी इसका हो। अच्छा जी, हाई कोर्ट ने कहा ये तो बात मतलब सही कह रहे हैं ये ना। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने जो जिरगा जो है ना, इन्होंने जिरगे के फैसले को रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने। इन्होंने कहा कि नहीं जी वाकई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है,
ठीक है, इस बंदे को ना तो वकील करने की उन्होंने ऑप्शन दी, ठीक है, ना इस बंदे को लॉ के सामने इक्वल रखा, ना इसको अपनी साइड बताने की अपना, तो जिरगे ने फैसला दे दिया, और जो कि था भी बड़ा पुराना, जो बनता ही नहीं किसी लिहाज से कि अब जिरगा फैसला करे, तो ये तो कालदम है और गैर कानूनी है। अच्छा जी, उन्होंने जब ये फैसला इसके खिलाफ दिया, ठीक है, तो जो फेडरल कोर्ट है, फेडरल कोर्ट कह रहा हूँ, जो वफाक है, क्योंकि एफसीआर जो है वो वफाक के अंदर काम कर रहा था, क्योंकि वफाक को टेंशन पड़ गई, उसने कहा कि यार अगर ये फैसला कालदम हो गया है तो ये तो एक बहुत लंबी चेन ऑफ सीरीज जो है वो चल पड़ेगी, कि जितने फैसले अब तक एफसीआर ने दिए इस तरह, तो वो सारे कालदम हो जाएंगे 1947 से लेकर 56 तक। पहले तो वो कहेंगे चलो 1947 से 56 नहीं भी होता तो ये 56 के बाद जितने भी फैसले एफसीआर ने दिए हैं, जो जो बंदे मर गए हैं उनको हम वापस कहाँ से लाएंगे, जिनको एग्जीक्यूट कर दिया गया है, तो ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी लोगों के साथ। अच्छा जी, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने फिर रिट कर दी जी। उस वक्त फेडरल कोर्ट होता था, जो सुप्रीम कोर्ट जो था ना, उसको फेडरल कोर्ट कहते थे। अब अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इस सारे केस के दरमियान जो है ना, वो डेट जो थी वो फिक्स हुई मेरे ख्याल में 13 अक्टूबर, और करनी ऐसे हुई कि 1958 का जो है ना मार्शल लॉ लग गया 7 अक्टूबर को। मतलब ये तब डेट्स भी इतनी लंबी वो लोग देते थे कि अभी भी डेट्स हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी तवील होती हैं। तो इसमें क्या हुआ जी, उन्होंने जब डेट दी तो वो ऐसा हुआ कि उसके दरमियान पाकिस्तान की जो है ना वो टोटल, वो पूरा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का एक रुख ही तब्दील हो गया। वो हुआ ऐसे कि 1956 का जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है, और अयूब खान साहब को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का दे दिया, सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का। अच्छा जी, अब क्या होता है जी, जब 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एब्रोगेट किया जाता है, तो दोबारा से जिरगा सिस्टम जो है वो दोबारा से पावर में आ जाता है। क्यों? जब 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को ही सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही सारा केस लड़ा जा रहा था, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है, जब एक कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया उसके सारे आर्टिकल चले गए। उसका सबसे बेसिक आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है, ठीक है, राइट टू बी हर्ड, ठीक है, राइट टू बी प्रॉपरली, क्या कह लें आप इसको, कि गिवन द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो सारी ख़त्म हो जाती है जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इस चीज़ को पहले तो बड़ी दफ़ा बताया कि एक दफ़ा जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन हिल गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया, उसने अपने साथ साथ जाते जाते वो सारी भारें ले जाता है। अच्छा, जब ये चीज़ हो गई तो क्या कहानी ने ट्विस्ट क्या लिया, कहानी ने ये ट्विस्ट लिया कि एफसीआर का जो है वो फिर से पावर में आ गया, वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो रहा नहीं था, फिर फैसले उसके ज़रिए ही होने थे। तो इसको जो फैसला है ना, वो माशाल्लाह उस दौर के जो जजेस हैं उन्होंने क्या हरकत की, उन्होंने कैल्सन्स थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म जो होता है, ठीक है, इसके तहत जो है ना उन्होंने इस फैसले को 1901 के फैसले को और ठीक ठीक करार दे दिया एफसीआर के, ठीक है, और करना उस वक्त इनको ये चाहिए था, जो उस वक्त की जो डिमांड थी, अगर अगर हम इस चीज़ को देखें, उस वक्त का जो बेंच था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बेंच का ये फैसला इन्होंने डिसाइड किया था 27 दिसंबर 1958 को, ठीक है, और इसकी साइटेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी बड़े आराम से, गूगल पे पड़ी हुई है, PLD 1958 सुप्रीम कोर्ट 553 में। अच्छा, जब डिसीजन जो है इसमें लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया गया था, और मार्शल लॉ को लेजिटिमाइज कर दिया गया था। अब इसमें जो सिटिंग बेंच है उसमें जस्टिस मोहम्मद मुनीर थे, मोहम्मद शहाबुद्दीन थे, ठीक है, अल्विन रॉबर्ट कॉर्लिनियस थे, ठीक है, और अमीरुद्दीन अहमद साहब थे, मतलब तकरीबन मौलवी तमीजुद्दीन वाली इसके अंदर इसका बेंच था। अच्छा जी, अब इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी उन्होंने अप्लाई की, ठीक है,
इसमें अब इन्होंने सबसे बड़ी इन्होंने क्या जो इन्होंने गलत काम जो किया, ठीक है जी, कि इन्होंने उस वक्त के इनको चाहिए था कि ये कहते कि जी नई 1956 का जो आइन है उसी के मुताबिक फैसला होना चाहिए, उसी के मुताबिक सजा बहाल रखनी चाहिए। इन्होंने क्या किया जी, जुडिशरी ने अपना रोल सही तरीके से अगर उस वक्त अदा कर जाती, ठीक है, तो कम से कम आज हमें ये वाले दिन ना देखने पड़ते, ठीक है जी। जब इन्होंने ये हरकत की है तो उससे क्या हुआ जी, martial law impacted the case significantly and raised some technical points that if Supreme Court maintained the decision of Lahore High Court, it meant that Constitution was still in force. Because the Lahore High Court decided the case under Article 5 and 7 of the Constitution. अच्छा जी, also if the Constitution was still in force, then what will be the status of martial law regulation and laws? ठीक है जी, Order 1958 as इट ऑल्सो चैलेंज द मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। अब इसमें क्या किया जी, अगर वो जजमेंट में कह देते कि नहीं जी ये वाला जो 1956 का जो रूल है इसके मुताबिक सही फैसला किया गया, आर्टिकल 5 और 7 को वो जिंदा रखते, तो इसका मतलब था कि वो लोग ये भी कहते हैं कि जी मार्शल जो आपका आइन जो है ना वो अभी तक बहाल है, ठीक है। तो उससे ये होना था कि एक मैसेज ये जाना था कि आर्मी डिक्टेटर जो है वो मुल्क का आइन नहीं ख़त्म कर सकता, मुल्क के आइन को सस्पेंड नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली जो आइन वो ऐसे रहना था कि वो आइन बहाल रहना था। लेकिन जब इन्होंने उसके खिलाफ ही फैसला दे दिया तो इसका मतलब है कि जुडिशरी ने सबसे पहले मान लिया जी हाँ जी आइन सस्पेंड है। तो 200 का जो केस है ना, ये ऐसे देखा जाए तो एक आम आदमी का केस था, ठीक है, लेकिन चूंकि वकील हैं और इसके अंदर टेक्निकलिटी हम लोग हर चीज़ के अंदर ढूंढ के लाते हैं, तो उसके अंदर ये टेक्निकलिटी हुई कि ये पाकिस्तान के लिए ये जो केस है ये एक लैंडमार्क केस बन गया। आगे से जब इसी केस का एक और सहारा लिया गया, ठीक है, जिसमें आसमा जिलानी जो थी उसने अपने वालिद के लिए और साथ में एक और खातून थी, उन्होंने केस किया, उसमें भी गवर्नमेंट ने जो है वो 200 केस का हवाला दिया, लेकिन उस वक्त उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा जी कैल्सन्स की थ्योरी या लीगल पॉजिटिविज्म की थ्योरी जो है ये लाजमी नहीं है कि ये हर दफ़ा चले और ये अदालत के ऊपर ज़रूरी नहीं होता, अदालत इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं है कि अदालत हर दफ़ा ही जो है ना वो कोई ना कोई थ्योरी माने, ठीक है जी। अब ये उस वक्त जुडिशरी का जो रोल था, द जजमेंट अनडायरेक्टली लेजिटिमाइज द मार्शल लॉ ऑफ 1958 एज अ ब्लडलेस कॉप and a kind of peaceful revolution which was not resisted or opposed by public, implied that public is satisfied with this change or revolution. So their martial law is legit according to the supreme laws of Pakistan. The new order instead, मतलब उस वक्त का जो नजरिया जरूरत था ना, अच्छा जी, मतलब कि क्या अगर उस वक्त जो मार्शल लॉ को अगर ये लोग इन्होंने लीगल एक्टिविज्म या पॉजिटिविज्म या कैल्सन थ्योरी या नजरिया जरूरत का जो उस वक्त इन्होंने वो पेश किया ना बहाना कि जी ये तो पीसफुल इनकलाब था, ठीक है, ये जो ब्लडलेस कॉप लगा है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, उसने आज तक पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ी। मतलब अगर उस वक्त ये लोग इस चीज़ को वैलिडेट ना करते, ये लोग कहते हैं जी मार्शल लॉ क्यों लगाया, मार्शल लॉ तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो लगना नहीं चाहिए था, ठीक है जी। माशाल्लाह वो पीसीओ के तहत हलफ लेने वाले जजेस जो हैं वो हर दौर में ही हमारे पास मौजूद रहे हैं, ठीक है, ये पहले भी थे जी। ये वो वाहद नज़रिया अब याद रखना, इसलिए पाकिस्तान को जो है ना वो अंधी खाइयों में इस नज़रिए ने ढूंढा है। तो बेसिकली जुडिशरी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा अहम आप देखें बर्डन आता है, अगर जुडिशरी उसको ना उठा सके ना तो पूरा अमल, मतलब सबसे पहली दीवार जब किसी भी मुल्क में मार्शल लॉ लगता है ना तो मुखला होते हैं और जुडिशरी होती है सबसे पहली दीवार। कहने को तो वकील जो है वो कुछ नहीं होते, और माशाल्लाह जो जुडिशरी है वो हम एक माड़े से माड़ा नथु पथु जज भी जो है उसके ऊपर आन आती है, बात होती है तो वकील उसके लिए सड़कों पे निकल आते हैं, ठीक है। मतलब जुडिशरी
अगर टेक्निकली देखा जाए जुडिशरी जो है वो वकला से है, वकला जुडिशरी से नहीं है। मतलब कहने का ये है कि जब भी कोई कड़ा वक्त आता है मार्शल लॉ जैसा, सबसे पहली जो दीवार होती है मार्शल लॉ को रोकने वाली, रेजिस्ट करने वाली, वो होते हैं हमारे जुडिशरी। ठीक है, और जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी हमेशा घुटने टेक जाती है। अब कैसे टेक की, जाहिर बात है यार, वो कोई कमांडोज तो होते नहीं है, या वो कोई आर्मी की ट्रेनिंग लेके तो इस मकसद के लिए गए नहीं होते कि जी हमने शहीद होना है। तो उसके नतीजे क्या निकलते हैं, जुडिशरी हमेशा घुटने टेक देती है। सॉरी, जी बच्चों, सवाल सवाल पूछ लो, आप सवाल पूछ लो भाई, जिसने पूछना है। समझ आ गया दोस्तों केस पर? मुझे आप लोग ये बता दो, इसको बेवकूफ को किधर रखे। जी सर, कुछ क्वेश्चंस हैं अभी भी। जी जी, तो पहली बात तो मैंने ये पूछी है कि जो पब्लिक थी, क्या उसने मार्शल लॉ को अपोज किया था? दूसरी, सर मैंने एक जगह पे पढ़ा है कि जो पब्लिक है उसने मार्शल लॉ को अपोज नहीं किया था। उसने क्यों नहीं किया था? अच्छा, और इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है? तो इसके अलावा एक ये भी है कि जो हमारी जुडिशरी थी 1956 से लेकर 1958 या ऑनवर्ड्स, क्या ये हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? मतलब अगर इंडिपेंडेंट है तो हमारा जो डिक्टेटर होता है वो जुडिशरी से ऊपर कैसे प्लेस हम कर सकते हैं? जैसे कि मुशर्रफ के दौर में किया था। मुशर्रफ का दौर तो दूर नहीं है ना, उसमें तो आप लोग सब सारे मौजूद थे। आप लोग बेशक काफी छोटे हो गए, लेकिन मुशर्रफ को कभी आप लोगों ने उसकी हिस्ट्री देखी है आपने कि उसने क्या किया हमारे मुल्क में? कैसे, मैंने आपको इसलिए तो बता दिया है कि जब भी कॉप लगता है तो उसमें सबसे पहले जो दीवार होती है वो जुडिशरी होती है। जुडिशरी जो है, जैसे ही मुशर्रफ ने, जब अब दूर तो जाने की जरूरत नहीं है, मुशर्रफ के दौर का बता रहा था कि जब मुशर्रफ ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया तो उसके कुछ दिन बाद रिट्स होने लग गई, वकीलों ने रिट्स करना शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो नोटिस भी ले सकती है कि जी आपने किस बेस के ऊपर आपने वो किया। लेकिन इतनी ज्यादा रिट्स लगनी शुरू हो गई, वकीलों ने धड़ाधड़ रिट्स करना शुरू कर दी कि जी ये क्या है, ये मार्शल लॉ जो है ये कैसे लग गया, ये डिक्टेटर कैसे लगा सकता है, किस इसके बाद ना इसके कौन सा इसको आइन जो है वो दुनिया, पाकिस्तान का आइन जो है वो तो इसको अथॉरिटी देता ही नहीं कि ये मार्शल लॉ लगा दे, शबे खून मार दे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, आइन की कोई शिक जो है। सर वही ना, मतलब इतना मतलब कंट्री नहीं बनती। ठीक है, तो उसमें उसमें मुशर्रफ जो था, इसने जब जजेस जो उस दौर के थे, इसने उनको कहा कि आप ना सिर्फ मेरे मार्शल लॉ को लीगलाइज करार दें, बल्कि आप एक और काम करें, आप जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करें और उसके जरिए जो मेरा मार्शल लॉ है ना उसको लीगल करा दें। आप ये देखें, उसके लिए जजेस को धमकाया गया, डराया गया, उठवाया गया। वकीलों का आपको पता है कि जब ये तहरीक वकीलों की जोर पकड़ी थी
तो वकीलों के साथ क्या क्या उन्होंने किया था, वकीलों को घरों से आके ये लोग उठा के लेके गए थे, नाम पता नहीं क्या क्या इन्होंने वकीलों के साथ किया था। तो पहली बात तो ये है कि जुडिशल एक्टिविज्म हमारी होना चाहिए, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो मुसीबत है, जो चीज़ हमें ले दे के बैठ गई है कि हम लोग जो है ना वो डर जाते हैं, और हमेशा डरा दिया ही जाता है। मतलब उस दौर में जो जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो क्यों नहीं बोले ये डोसो के केस में? वो इसलिए नहीं बोले ना, उनको पता था कि हम लोगों के बच्चे उठवा लेंगे ये तो जज को क्या होता है, उसने एक फैसला देना, उसने उठा के, जज का कलम जो है वो दुनिया की हर तलवार से और हर चीज से, असले से, बंदूक से, हर वेपन से मजबूत होता है। जज एक दफा लिख दे कि जी ये तो हो ही नहीं सकता, अगर उसी फैसले में वो 1956 से कॉन्स्टिट्यूशन को आप होल्ड कर देते, ठीक है, तो अब ये 1956 में देखो यार, पढ़ा लिखा तबका जो होता है ना, वो कभी भी मुझे ये बता दो, अब तक मुल्क में कितने कितने ऐसे मार्शल लॉ लगे हैं जो ब्लड वाले थे? कौन से ऐसे इनकलाब आए हैं जिसमें बड़ा खून बहाया? मुझे कोई एक मार्शल लॉ बता दो जिसमें बड़ा कत्लो गारत हुआ था, कि मार्शल लॉ लग गया और अवाम सड़कों पे निकल आई है, तुर्की वाला हिसाब हो गया, लोग फौजियों के टैंकों के नीचे लेट गए? नहीं, हमारे यहाँ इसलिए कि हमारी अवाम जो है ना माशाल्लाह वो इमोशनल फूल्स हैं। अब इमोशनल फूल्स क्यों है? ठीक है, मतलब फौजी मार्शल लॉ लगा रहे हैं, ठीक है जी, वो कहेंगे जी यहाँ सियासतदान मुल्क को खाई इस तरीके से रहे थे, अच्छा हुआ जी फौजी आ गए। अच्छा, फिर फौजी आके क्या करते हैं जी? जुबान बंदी, ठीक है, चैनल बंद, मीडिया बंद, वकील बंद, जज बंद। यार आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको इजाजत ही नहीं देता, एक मुल्क का आइन इजाजत नहीं देता कि कोई डिक्टेटर आ जाए, कोई वर्दी वाला आके आपके ऊपर बैठ जाए, ठीक है, तो फिर आप इस चीज़ को कैसे कह सकते हो? हमारी आवाम जो है, हमारे, मुझे सिर्फ आप लोग ये बता दो, जितनी दफ़ा भी मार्शल लॉ लगा है, कितनी दफ़ा जो है वो खून बहा है, या सड़कों पे लोग आए हैं? नहीं आते लोग सिर्फ कोई किसी सियासी जमात के जो चाहने वाले होंगे, वो थोड़ा बहुत सड़क पे आके खप पिया डाल देंगे। जिया के दौर में मार्शल लॉ लगा, उन्होंने भुट्टो जैसे लीडर को टांग दिया, तब आपको लगा कि अवाम ने रेजिस्ट किया था? अगर रेजिस्ट किया होता तो भुट्टो को ये फांसी दे देते। तो ये अवाम जो है ना, वो आर्मी की मोहब्बत में अंधी है हमारी। जी सर, लेकिन करना तो चाहिए ना, मतलब हमारा 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 मुल्क है पाकिस्तान। यार, खुदा ना सर, एक और खास्ता आप अभी स्टूडेंट हो, ठीक है, कल को बाजवा जी साहब सर। जो है माशाल्लाह तो अभी भी आपके मुल्क में लगा हुआ है, ठीक है, बस ये है कि वो नजर नहीं आता। बड़ा अब हर चीज हाइब्रिड हो गई है, एरोप्लेन चलते हैं, ऊपर से जेट चलते हैं, लेकिन वो रडार के अंदर नहीं आते, लेकिन वो धमाके करके वो निकल जाते हैं। अब जो चीज हो गई है, दुनिया जो हो गई है वो स्मार्ट हो गई है, तो चीजें नजर नहीं आती, ठीक है, नजर चीजें आना शुरू हो जाएंगी तो इंटरनेशनल एड खत्म हो जाएगी, आपके मुल्क का पूरी दुनिया में इज्जत चली जाएगी कि ये मुल्क इतना निठल्ला है कि इसको आर्मी चला रही है। मार्शल लॉ तो अभी भी आपके मुल्क में लगा हुआ है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो, ठीक है, आपके जितने यस टॉप नॉच इदारे हैं, सबके ऊपर आर्मी जर्नल्स बैठे हुए हैं। कोई इदारा मुझे बता दो, कोई एक अच्छा इदारा बता दो जिसमें ब्यूरोक्रेसी में या कहीं आपके ऊपर ये ना बैठा हो। सिविल एविएशन से लेकर आपके ये इलेक्ट्रिसिटी तक के जितने बड़े इदारे हैं, जिसका नाम आप लो, PIA का ले लो, हर जगह ये आर्मी वाले ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, रिटायर्ड बैठे हैं, हाजिर सर्विस बैठे हैं। मुझे बताओ, आपने इस सारे केस में क्या कर लिया? आप बात करोगे तो आम कहेगी जी ये बंदा गद्दार है, ये बंदा आर्मी के खिलाफ बोलता है, ये फिर आप माशाल्लाह फिर इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे जी, जो हमारे फौजी भाई जो सरहद के ऊपर शहीद होते हैं, ठीक है जी, वो उनकी तस्वीरें लगना शुरू हो जाएंगी कि ये इन जैसे गद्दारों के लिए हमारे फौजी भाई सरहदों पे मर रहे हैं। मतलब अवाम जो है, इसकी इसकी जहालत का कोई दुनिया में, हर मर्ज का इलाज है, मेरी नज़र में जहालत का कोई इलाज नहीं। अभी माशाल्लाह बाजवा साहब कल लगा देते हैं, ठीक है, आप उसके लिए क्या कर लोगे? अवाम क्या कर लेगी? अवाम इतनी उल्लू की पट्टी है, अवाम कहेगी पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, हमारी आर्मी ने जो किया है वो अच्छा किया है। हम यार, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ एक डिक्टेटर जा रहा है, ठीक है, और वो हमेशा ये कह के आ रहा है कि मैं, अच्छा चलो ठीक है, मुल्क को खा गई थी सियासतदान खा गए थे, ओके, आर्मी आ गई, आर्मी ने अच्छा किया जी, आर्मी इज आवर सेवियर, और इट कम्स टू डिफेंड अस, आर्मी आ जाती है जी। हमेशा आर्मी यही क्यों कह के आती है कि हम 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 40 दिन के लिए, 90 दिन के बाद हम इंतखाबात करवाएंगे। ज़ियाउल हक ये कह के आया, 10 साल जान नहीं छोड़ी,
मुशर्रफ ये कह के आया 8-9 साल उसने जान नहीं छोड़ी, अयूब खान ये कह के आया उसने इतने साल जान नहीं छोड़ी। मतलब अवाम हमारी पागल है। एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, हमारे साथ हर दफा यही होता है, शब्बे खून ऐसे ही मारा जाता है। अब इस दफा टेक्निकल तरह उन्होंने काम किया, इस दफा उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। और हम लोगों को हम लोगों की हैसियत ही नहीं है कि हम लोग अपने मुल्क को जो है वो अपनी मर्जी से चला सकें। हमारे लीडर जो है उनको इजाजत नहीं है कि वो मुल्क के फैसले अपनी मर्जी से कर सकें। तो आर्मी के बगैर पाकिस्तान जो है वो बड़ा मुश्किल है, कि क्योंकि पाकिस्तान की जो हिफाजत है वो आर्मी करती है, ठीक है। हमारे फौजी जो है उनको हमें लीगली मोरली हर तरीके से हमें उनको इज्जत भी उनकी करनी चाहिए। और पाकिस्तान जो है उसका वजूद भी बड़ा मुश्किल है फौज के बगैर। लेकिन बात सिर्फ ये आ जाती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात में और 90 दिन का कह के 90 दिन में इख्तियार करवाएंगे, 11 साल आप गुजार जाओ, इस चीज को कोई क्यों नहीं समझता। मैंने आपको बताया था कि अयूब खान खुद कहता था कि हमारी जो अवाम है वो अभी इस काबिल ही नहीं हुई कि उनको वोटिंग का हक दिया जाए। तो बस इतना सा आप लोग अपने अंदर अवेयरनेस पैदा कर लें कि जी हमारी फौज है, हम इसके बच्चे बच्चे से प्यार करते हैं, इसके हर सिपाही से प्यार करते हैं, अपनी जान भी इनके ऊपर वारते हैं। लेकिन बात ये कि जो ये हरकत करते हैं ना 90 दिन का कह के, तो माशाल्लाह 11-11 साल गुजार जाते हैं, इसका ये नहीं करना चाहिए। बट दैट्स एग्जैक्टली सर। सर एक और क्वेश्चन भी है सर, जो रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ होता है, जैसे कि इस केस में कूडेटा का जो था ना, डॉक्ट्रिन ऑफ हैंस केल्सन, क्या इंटरनेशनल लॉ जो होता है ये स्टेट की इंटरनल सॉवरेनिटी से ऊपर होता है? नहीं, there is no law which is above the internal security of any state. There is nothing. मगर ये है कि यार आपने तो सर दुनिया में जब भी आपने कोई घपला करना होता है ना, ये कोई बात करनी होती है, तो आपने उसके लिए कोई ना कोई एक भोंदा सा रीजन बनाना होता है। ये कैल्सन थ्योरी जो है या लीगल पॉजिटिविज्म जो है ना, ये एक भोंदी थ्योरी है कि जी बगैर किसी शोर शराबे के, वही देखो ना, बगैर किसी खून खराबे के इनकलाब आ गया, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक था। ये क्या बात हुई? तो भाई ये उसको सिर्फ उन्होंने अपनी एक रॉन्ग एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए ना, ठीक है, जो उस वक्त के जो हालात, ये लीगल एक्टिविज्म यही था कि उस वक्त जो हो रहा है, ठीक है, जो अचानक हो रहा है वो नजरिया जरूरत के तहत ठीक है। एक चीज जो मुल्क के अंदर जो बड़ा चेंज आ गया, जो मुल्क के अंदर बड़ी तब्दीली आ गई है, ठीक है, और उस तब्दीली के अंदर किसी का कोई नुकसान भी नहीं हुआ और वो मुल्क की बेहतरी के लिए है, ठीक है, तो वो चेंज ठीक है। ये आपकी थ्योरी है। अब बात ये है कि सबसे, आप तो मुल्क की बात कर रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो अदालत है, जो अदालत आलिया जो है आपकी, वो ही पाबंद नहीं है कि वो किसी भी किस्म को थ्योरी माने या ना माने। वो कह देगा जी मैं नहीं ये थ्योरी मानती, ये थ्योरी मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लाजमी नहीं है, मैंने इसके मुताबिक ही फैसला देना है, तो अदालत को कोई कुछ नहीं कह सकता। सर हम एज ए पब्लिक सिविलियंस वगैरह क्या कर सकते हैं इस बारे में, जब हमारी जुडिशरी अपना काम सही तरीके से काम सर अंजाम ना दे रही हो, तो हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है कि हम लोग कुछ कर सकें? यार देखो, इख्तियार तो यही है कि अब एक पहिया चलना है, ठीक है, डेमोक्रेसी का पहिया चलना है, तो वो सब मिलके उसको चलाएंगे तो ही होगा ना। अकेले वकील क्या कर ले? अब जहाँ पर जब जुडिशरी मिल गई है, वकील ये कर सकते हैं, वो जुडिशरी के साथ खड़े हो जाए, उन्हें बोले जी हम भी क्योंकि जब ये मार्शल लॉ लग जाता है या जब इस तरह के हालात होते हैं, आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, और आप साथ खड़े हो जाओ। ये 1 मिनट से भी कम रह गया लेक्चर में, 40 मिनट्स हो गए, इसको हम बाकी फिर कल डिस्कस कर लेंगे, साथ में मौलवी तमीजुद्दीन केस भी इसको साथ इसके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। काला सर आ जाएगा। क्या हुआ?